24 सितंबर जो कि 24 सितंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम पेपर 1। और शिफ्ट भी ये हमारी कौन सी होगी, फर्स्ट शिफ्ट होगी, ठीक है ना, जो कि 24 सितंबर को हुआ था 2020 में। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग की कौन सी लेवल ऐसी है जहाँ पे लर्नर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स। जहाँ पे भी बात होगी एग्जाम्पल की, चाहे वो पॉजिटिव एग्जाम्पल देने की बात हो या नेगेटिव एग्जाम्पल देने की बात हो, तो वो कहाँ पे होती है, वो होती है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में, जहाँ पे एग्जाम्पल देने की जो बात होती है। मेमोरी लेवल इससे छोटा लेवल की बात होती है, जहाँ पे रूट लर्निंग होती है। देन रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं वो फुली जो वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने आप से सीखने की कोशिश करते हैं। और बात करें हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल की, तो ये मेमोरी से भी छोटा लेवल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये साथ साथ में इसका हिंदी दे रखा है, तो आप यहाँ से जो रीड कर सकते हो। उसके बाद बात करें हम, तो ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान जो वो एक टीचर स्टेटमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट टू एलेबोरेट ऑन एन आंसर आइदर देयर ओन और दैट अदर विल कॉल्ड। जहाँ पे भी बात होगी ना एलेबोरेट करना स्टूडेंट के आंसर को, तो जो क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग जो होता है वो प्रोबिंग स्टेज पे दिया जाता है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोबिंग बोलते हैं। जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट में जो है वो क्वेश्चनिंग होती है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपने आंसर देने की वहाँ पे कोशिश करते हैं और टीचर उसको जो है वो एलेबोरेट करता है और स्टूडेंट को जो वो एक तरीके से इनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियर रेदर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ। यहाँ पे बात क्या हो रही है, कॉल्ड बिहेवियर रेदर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी फॉर बिकमिंग इफेक्टिव टीचिंग। यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग का, जहाँ पे भी जब भी बात होगी बिहेवियर के बारे में बात हो रही है, तो एक तरीके से इफेक्टिव टीचर को हम कब किस लेवल पर जाके या किस चीज़ से हम टीचर को जो है वो एक तरीके से मान सकते हैं कि ये टीचिंग जो है हमारी इफेक्टिव हो रही है। तो टीचर की जो है वो इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जो है वो मैनेजिंग करना एंड मॉनिटर करना, और मैनेजिंग करना एंड उसके साथ मॉनिटर करना और इवेल्युएट एंड प्रोवाइड फीडबैक भी होता है। तो सी जहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड नहीं होगा, जहाँ पे भी फीडबैक की हमेशा टीचर इफेक्टिव के साथ जो मतलब फीडबैक तो आना ही आना है, ठीक है ना। अगर इफेक्टिव टीचिंग की जहाँ पे बात होगी, तो सी और ई देख लो कहाँ पे आ रहे हैं, सी और ई देखो यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करें हम, तो अब बचता कौन सा ऑप्शन है, देखो ई यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी। अब हमें यह देखना होगा कि इसमें से बी आएगा या फिर डी आएगा, ठीक है ना। तो इसमें यानी कि हमें ये देखना है कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए या डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे भी जो है कम्युनिकेटिंग की बात होगी, यानी कि जब दो लोगों में उनमें जो है वो आपस में कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड टीचिंग यूज इन इंस्टीट्यूशंस ऑन ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि हायर लर्निंग की बात हो रही है और हमें यहाँ पे बताना है कि लर्नर सेंटर्ड जो है वो कौन सा मेथड है। इसमें से लर्नर सेंटर्ड एक होता है टीचर सेंटर्ड और एक होता है लर्नर सेंटर। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि लर्नर सेंटर कौन सा होता है, यानी कि एक तरीके से बात हो रही है हायर लेवल की। जहाँ पे भी अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें टीचर सेंटर्ड की, तो वो होता है एक तरीके से लोअर लेवल, जहाँ पे टीचर पे ही सारा की सारा फोकस जो है वो होता है। जहाँ देखो
चॉक एंड टॉक होगा नहीं जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। लेक्चर मेथड भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है, बट यहाँ पे केवल स्टूडेंट सेंटर की बात हो रही है, यानी कि खुद से जो है वो स्टूडेंट जो है वो सीखने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ पे बी और सी ऑप्शन आया उसको कट कर दीजिए। देखो बी सी यहाँ पे आ रहा है, बी सी यहाँ पे आ रहा है, सी भी यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास केवल एक ही बचता है जहाँ पे डी और ई आना चाहिए। जहाँ पे कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन की बात होती है, जहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन में क्या टीचर एक बार बता देता है स्टूडेंट को, तो वो जो वो अपने आप से करता रहता है। उसके बाद सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग की, जहाँ पे स्टूडेंट जो है अपना रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, समेटिव एवेल्युएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और नॉन रेफरेंस टेस्ट। और उसके बाद हमें जो वो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, जहाँ पे परसेंटाइल रैंक दे रखे हैं, स्टैंडर्ड दे रखा है। तो जैसे कि देखो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है, तो फॉर्मेटिव को आपको मिलाना होगा द इंस्टेंस ऑफ यूजिंग इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की बात होती है, इम्प्रूवमेंट की बात होती है। और ये एक होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग बोलते हैं, ठीक है ना, जो टीचिंग के दौरान होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग होता है। और जब भी बात करें हम समेटिव की, तो ये एंड ऑफ द रिजल्ट होता है, जहाँ पे एक तरीके से जजमेंट दी जाती है, ठीक है ना, जजमेंट दी जाती है, यानी या हम बोल सकते हैं एंड ऑफ द क्लास, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ द क्लास। तो देखो समेटिव को हम जजमेंट से मिलाएंगे, समेटिव को हम जजमेंट से मिलाएंगे। अब फर्स्ट को हमने अगर थर्ड से मिलाया तो हमारा आंसर जो है वो यहीं से आ जाना चाहिए था, ठीक है ना। अच्छा समेटिव को हमने फोर्थ से मिलाया। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्राइटेरिया, यानी कि स्टैंडर्ड इंडिकेट ऑफ मास्टरी। जब हम बात करें नॉन रेफरेंस टेस्ट की, तो वो होता है परसेंटाइल रैंक। अभी भी जैसे यूजीसी नेट में क्या होता है, अब परसेंटाइल रैंक आते हैं। परसेंटाइल रैंक का मतलब क्या होता है, यानी कि परसेंटाइल या नॉन रेफरेंस टेस्ट बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के, यानी कि एक स्टूडेंट के मार्क्स को, यानी कि स्टूडेंट की मार्क्स को जो है वो अदर स्टूडेंट के ग्रुप ऑफ मार्क्स से जो कंपेयर किया जाता है, यानी कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किससे किया जा रहा है, अदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से जो कंपेयर किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं परसेंटाइल रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है हमसे कि यूजिंग अ हाइपोथेसिस डिडक्टिव, हाइपोथेसिस डिडक्टिव में जो वो रिसर्च पैराडाइम इन फॉलोइंग सीक्वेंस, यहाँ पे हमें सीक्वेंस पूछा गया हाइपोथेसिस डिडक्टिव का। देखो इसमें अब हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे बोल रखा है कि हाइपोथेसिस मेकिंग, स्टार्टिंग में कभी भी हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता, तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बात करें हम एस्टेब्लिश रिसर्च प्रॉब्लम, जी बिल्कुल रिसर्च प्रॉब्लम पहले आएगी, उसके बाद ही जो है वो हाइपोथेसिस बनता है, ठीक है ना। तो देखो हाइपोथेसिस बनेगा रिसर्च प्रॉब्लम के बाद, देन उसको टेस्ट करेंगे और हम फिर क्या पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे कंक्लूजन की ओर जो हम पहुंचाते हैं। देखो हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस कभी भी पहले नहीं बनाया जाता, और जब तक हम हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे तो टेस्ट, हाइपोथेसिस को टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन टेस्ट है, तो इसको भी जो है कट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा हमसे कि फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीडर विल फिगर्स अंडर पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, यहाँ हमसे पूछा गया पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच। देखो एक होती है पॉजिटिविज्म, एक होती है पॉजिटिविज्म और एक होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव यहाँ पे एक्सपेरिमेंट और वो सारी रिसर्च जो है वो यहाँ पे आ जाती हैं। जब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो ये होती है क्वालिटेटिव होती है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होती है और ये होती है हमारी सब्जेक्टिव। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हम नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर में जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा यहाँ पे, अंडर द पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच के बारे में पूछा है। तो पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच कौन सी हो जाएगी, जहाँ पे भी एथनोग्राफी की बात होगी। एथनोग्राफी का मतलब होता है कल्चर की स्टडी करना।
कल्चर की स्टडी करने को जो है वो एथनोग्राफी बोलते हैं। और कल्चर एक तरीके से ये गया, हम एक क्वालिटी जो है वो जज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और जो 3 ऑप्शन ये बचे जाते हैं जहाँ पे नॉर्मेटिव, एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटों की बात हो रही है, ये होते हैं हमारे पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कॉलेज टीचर जो प्लान कर रहा है रिसर्च प्रोग्राम को प्लान कर रहा है, और इन विच ही और सी इंटेंड टू इम्प्रूव सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ हिज क्लासरूम क्लाइमेट। यानी कि बोला है कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है, एक शोध कार्यक्रम तैयार कर रहा है, और जिसमें उसका उद्देश्य क्या होता है, अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक और भावनात्मक पहलू को सुधारना है। यानी कि जो वो टीचिंग कर रहा है तो टीचिंग के दौरान जो भी उसके भावनात्मक पहलू हैं उनको जो वो सुधारने की कोशिश कर रहा है। जब भी उनको सुधारने की कोशिश कर रहा है तो उसको जो वो कौन सा मेथड जो वो अप्लाई करेगा, तो वो मेथड को अप्लाई करेगा एक्शन रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। यानी कि सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे किसी चीज़ की, देन प्लान के बाद हम एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, एक्ट के बाद प्लान, एक्ट, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे, देन क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्ट जो वो करते हैं। तो ये एक्शन रिसर्च का एक ये साइकिल होता है जो कि सीक्वेंस में चलता है। तो इसका सीक्वेंस भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन रिसर्च द लीस्ट वेनरेबल इन रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स की बात हो रही है और यहाँ पे हमसे बोल रखा है कि इसमें से कौन सा जो है वो कम इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च एथिक्स में। लीस्ट वेनरेबल पूछे ना, तो यानी कि लीस्ट वेनरेबल में डाटा कलेक्शन, डाटा एनालाइज और रिपोर्ट जो वो ये आ जाएंगे, ठीक है ना। आइडेंटिफाई रिसर्च वेरिएबल्स और डिफाइनिंग द, ये मोस्ट होते हैं, यानी कि मोस्ट और लीस्ट, यानी कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो ये 2 होते हैं। और लीस्ट की बात करें हम तो ये 3 जो हैं लीस्ट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हमसे जो लिस्ट पूछा था ना, तो लिस्ट में तो ए और बी आएंगे, तो यानी कि ये ये जो होते हैं ये डाटा कलेक्शन, डाटा एनालाइज और रिपोर्ट राइटिंग, ये तो हमेशा ही आते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल की बात नहीं होती है इसमें, तो लिस्ट क्या हो गए, वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं पर्सनलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट में जो पर्सनलाइजेशन की बात हो रही है, तो पर्सनलाइजेशन भी एक तरीके से जो वो पर्सनलाइजेशन भी यानी कि क्वालिटेटिव की ही बात करता है, ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, यानी क्वांटिटी की बात नहीं होगी, यानी कि पर्सनलाइज कर दी ना वो बात हमने। पर्सनलाइज स्टाइल की बात हो रही है, तो पर्सनलाइज यानी कि पर्सनलाइज का मतलब हो गया पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। और अब यहाँ पे हम जो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट आएगा नहीं क्योंकि ये क्वांटिटेटिव होता है, तो जहाँ पे भी बी ऑप्शन हो उसको काट दो, ठीक है ना। अब बचता कौन सा, हमारे पास ऑप्शन बचते हैं सी और डी, जहाँ पे सी दोनों में आ रहा है, ई भी आ रहा है। अब ए और डी में हमें आइडेंटिफाई करना है कि ए आएगा या फिर डी आएगा, ठीक है। ए और डी में आइडेंटिफाई करना है कि ए आना चाहिए या डी आना चाहिए। तो जहाँ पे जो है वो ई जो है वो आएगा इसमें, क्योंकि केस स्टडी की जो बात होती है, यानी कि हम बात करें यहाँ पे तो ग्राउंड थ्योरी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात होगी, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ केस स्टडी की बात की होगी। लेकिन हम पर्सनलाइज स्टाइल की बात करें तो वहाँ में हिस्टोरिकल रिसर्च भी हमारा जो है वो इसमें नहीं आता है, ठीक है ना। अब करते हैं आरसी। आरसी में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करंट स्ट्रेटजी ऑफ बिजनेस टू बिजनेस मैनेजर। बिजनेस टू बिजनेस मैनेजर के लिए कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो इसमें से एक तरीके से अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। सर्चिंग अ न्यू बिजनेस स्पेस, एक्सप्लोरिंग न्यू कस्टमर रिलेशन, लेस डिपेंडेंट ऑन सोशल मार्केटिंग, मोर एंड मोर यूज ऑफ
डिजिटल बिजनेस। तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखो, मोर जनरली टुडे बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर आर यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग अप्रोच फ्रॉम वेबसाइट, ब्लॉग, स्मार्टफोन। यानी कि जब भी हम बात करें रीच, यानी कि जब हम वाइड रेंज ऑफ मार्केट जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो मोर डिजिटल बिजनेस जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम जो मार्केट में एक अच्छी रीच यानी कि एक अच्छी पहुँच नहीं बना सकते। तो हमें जो क्या स्ट्रेटजी होती है हमारी, जहाँ पे हम डिजिटल बिजनेस जो वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेनिफिट ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट। ई प्रोक्यूरमेंट का जो बेनिफिट क्या है, देखो यहाँ पे कॉमन सेंस से कुछ ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हैं। जहाँ पे देखो लॉन्गर टाइम फॉर स्पेसिफिक प्रोक्यूरमेंट। जब बात करो ई प्रोक्यूरमेंट की बात हो रही है, यानी कि इंटरनेट के द्वारा हम प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोक्योर यानी कि लाना होता है एक तरीके से। तो जब भी हम इंटरनेट के थ्रू लाने की कोशिश कर रहे हैं तो लॉन्गर टाइम थोड़ी होगा, वहाँ पे शॉर्टर टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। शॉर्टर टाइम होगा तो सी को तो यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इन दोनों ऑप्शन को जो है कट कर सकते हैं। ए दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है। बी और डी में हमें देखना है कि बी आएगा या डी आएगा। देखो कॉस्ट रिडक्शन, जब हम ई प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं तो ई इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो जहाँ पे कॉस्ट भी कम लगेगी हमारी, और जो वो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो हमारी डिलीवरी भी जो क्विक डिलीवरी होगी, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर बिना पैरा के भी निकाल सकते थे कॉमन सेंस के थ्रू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं व्हाट कैन बी ए स्ट्रेटेजिक इशू एज ए रिजल्ट ऑफ लेस पेपर वर्क। जहाँ पे भी लेस पेपर वर्क की बात होगी तो उसका रिजल्ट जो वो क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन एनालाइज, मोर इन्वेस्टमेंट फॉर सप्लाई डेवलपमेंट, ए न्यू प्रोडक्ट, इम्पोर्टेंट टू ट्रेडिशनल कस्टमर रिलेशन। तो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे लेस पेपर वर्क का रिजल्ट जो वो क्या होने वाला है। इसमें फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे लेस पेपर वर्क की बात जो वो यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ई प्रोक्यूरमेंट रिड्यूस टाइम बिटवीन ऑर्डर एंड डिलीवरी। देखो ये पहले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें उसका आंसर ये था, यहाँ पे मिल ही गया था हमें, और हमने कॉमन सेंस की भी निकाल लिया था। एंड वेब फॉरवर्ड परचेजिंग प्रोग्राम एलिमिनेट द पेपर वर्क एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल रिक्विजिशन एंड ऑर्डरिंग, प्रोक्यूर एंड help an organization keep better track for all purchase. Finally, beyond the cost of time saving, e-procurement free purchase people from a lot of drudgery and paperwork. It in turn it frees them to focus on more strategic issue such as finding better supply source and working from सप्लाई टू रिड्यूस कॉस्ट एंड डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। जहाँ अब देखो पेपर वर्क की बात हो रही है और यहाँ से क्या कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और डेवलप क्या करेंगे हम न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने की जो बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे स्टडी इशू क्या आएंगे हमारे पास कि न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने में जो इशू आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं व्हाट कैन वी से मेन इशू द प्री प्रोक्यूरमेंट पावर ऑफ इंटरनेट। यानी कि ई प्रोक्यूरमेंट में पावर ऑफ इंटरनेट की बात हो रही है तो पावर ऑफ इंटरनेट की बात हो, डिफरेंस परचेजिंग बोथ बायर एंड सप्लाई, शेयरिंग बिजनेस डाटा विद कस्टमर, कम्पिटिटिव सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, बेटर परचेज डील्स। यानी यहाँ पे मेन इशू क्या होगा ई प्रोक्यूरमेंट का। ई प्रोक्यूरमेंट का अगर वाइड रेंज हो जाएगी एक तरीके से पावर ऑफ इंटरनेट तो वहाँ पे कम्पिटिटिव सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट होंगे, यानी कि कंपटीशन जो है एक तरीके से इफेक्ट होगा इससे। नेक्स्ट करते हैं फोकस ऑन द पैसेज जो वो किस चीज़ पे फोकस करता है। तो पैसेज जो वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा था, तो पैसेज जो फोकस कर रहा था वो कर रहा था हमारा क्रिटिकल फीचर ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट। जहाँ पे भी बात हो रही थी वहाँ पे
बार बार जो ई प्रोक्यूरमेंट की जो बात हो रही थी। ठीक है, वैसे ही कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो वो हिंदी में दे रखा है, आप यहाँ से जो रीड कर सकते हो। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन अ सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज, जब भी वो अपने जो सेंडर और रिसीवर अपने रोल को जो इंटरचेंज करेंगे तो वो कौन सा जो मॉडल बोलता है, तो वो बोलता है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या बोलता है, जहाँ पे एक तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है दो लोगों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए सेंडर है और यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। ठीक है, यहाँ पे सेंडर रिसीवर है, अगर इनको भी हम इंटरचेंज करेंगे तो भी इंटरचेंज कर देंगे इनकी पोजीशन को, तो भी जो वो ये मॉडल जो है वो ट्रांजैक्शनल ही रहेगा। यानी कि सिंगुलर का मतलब तो एक तरफ से होगा, जहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे तो भी सिंगुलर ही रहने वाला है ये। लेकिन यहाँ पे सेंडर और रिसीवर की बात हो रही है, यानी कि दो लोगों की बात हो रही है, तो दो लोगों की बात हो रही है तो वो ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है वो दो लोगों के बीच जो है वो आपसी संबंध को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर जो हु इनकरेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेशन को जो स्टूडेंट के इनकरेज करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे अपोजिट व्यू देखो, अपोजिट व्यू तो नेगेटिव वर्ड जा रहा है तो ये तो आ नहीं सकता। अपोजिट व्यू और सेल्फ एस्टीम, क्लास परफॉर्मेंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, देखो बाइनरी डिस्ट्रेशन भी नेगेटिव वर्ड है और हमसे यहाँ पे इनकरेज की बात हो रही है, तो यहाँ से ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं हम अपोजिट व्यू को और डिस्ट्रेशन को काट दो। ए और ई को जो है वो उड़ा सकते हो आप। ए को अगर हमने यहाँ से भी काट दिया तो बी, सी और डी आंसर बचते हैं। यहाँ पे सेल्फ एस्टीम, क्लास परफॉर्मेंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो बात होती है। नेक्स्ट करते हैं इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप में जब डिस्कशन हो रही है तो सम पार्टिसिपेंट आइदर फ्रे एंड बिग चिप्स ऑन देयर शोल्डर्स, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है, इसको हिंदी से रीड करते हैं। देखो, समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सही बात है कि कुछ लोग जो है वो जब ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है या ग्रुप में जो बात हो रही है तो कुछ लोग जो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं। ठीक है, ये विरोधी लोग हो सकते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। शांत कैसे होगा, जब वो एक तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो वो शांत कैसे हो गए, तो ये तो एक तरीके से अपोजिट बोल रहा है। तो हाँ, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो सकता है, यानी असर्शन सही है, रीजन गलत बोल रहा है। गलत में क्या बोल रहा है कि ये शांत की बात कर रहा है, लेकिन वो शांत थोड़े ही होते हैं। वो तो जब बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं तो वो जो वो शांत स्वभाव के नहीं, वो एक तरीके से ज़्यादा बड़बड़ करने वाले लोग हो गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहाँ पे ए सही है और आर जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज और कल्चरल जो कम्युनिकेशन वैरी दे रखी है और इनकी जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 19 तो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फिजिकल यानी कि फिजिकल का मतलब हो गया इनऑडिबल ऑडियंस। फिजिकल में जैसे कि फिजिकल डिस्टेंस आ जाती है ना, जहाँ पे वॉल्यूम वगैरह की जो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिजिकल को हमने इनऑडिबल और वॉइस से मिलाया और यहीं से हमारा जो वो आंसर निकल आता है। ये तीनों जो यहाँ से कट जाते हैं। अब बी के देखो, बी को मिलाओ साइकोलॉजिकल, जो वो थर्ड से मिलाओ प्री डिस्पोज नोशन। लैंग्वेज को मिलाया हमने फर्स्ट से, जहाँ पे डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि जब हम एक दूसरे की अलग अलग स्टेज से जो आने वाले व्यक्तियों की लैंग्वेज से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किस धर्म से जो बिलोंग करता है। अगर जब बात अगर हम कल्चर की, कल्चर का मतलब होता है स्टीरियोटाइप, यानी कि उनके कल्चर से ही हम प्री सपोज माइंड हमारा रहता है एक तरीके से कि डिफरेंस कल्चर जो वो, यानी कि किस कल्चर से वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, ये हमारे माइंड में एक तरीके से बात रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सीक्वेंस पूछा हमसे यहाँ पे, व्हेन कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पज टेक प्लेस, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, यानी हमसे यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया कम्युनिकेशन का। तो सिंपल सा सीक्वेंस होता है, सबसे पहले होता है सेंडर, फिर एनकोडिंग होता है, सेंडर एनकोडिंग, उसके बाद आता है मैसेज, सेंडर एनकोडिंग मैसेज, रिसीवर डिकोडिंग फीडबैक, यहाँ पे आता है
रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक आता है। ठीक है, इसको भी इंटरचेंज कहीं कहीं पे जो है वो इसको भी अलग अलग लिखा गया है, जहाँ पे डिकोडिंग पहले और रिसीविंग जो है बाद में आता है। ठीक है, तो सेंडर को क्या बोला इन्होंने, सोर्स बोला। सेंडर के बाद एनकोडिंग आएगा, देन मैसेज आएगा, डिकोडिंग आएगा और फीडबैक आएगा। तो जो सीक्वेंस भी एक तरीके से सही लिखा गया है, जहाँ पे सेंडर को केवल उन्होंने क्या बोल दिया, सोर्स बोल दिया। ठीक है, बाकी इस पूरा सीक्वेंस जो है वो सेम लिखा हुआ है, और सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, फीडबैक जो है वो आने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ए स्थान से 3 किलोमीटर घंटा गति से पूर्व दिशा की ओर 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे तक चल रहा है कोई व्यक्ति, तो मान लीजिए ए से कहाँ चल रहा है, वो पूरब की ओर चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि ए दिशा ये हो गई, ये एक तरीके से पॉइंट बिंदु होगा। यहाँ से अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और पूरब की तरफ चल रहा है, तो पूरब की तरफ चल रहा है यहाँ से। ठीक है ना, और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हमसे है कि बाद में वो बाएं मुड़कर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6 घंटे तक चला। बाएं मुड़कर, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। ठीक है ना, इधर चला और कितना चला, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला और 6 घंटे तक चला। यानी कि इसको अगर हम बात करें तो ये 6 घंटे तक चला, ये चला 1 आवर तक। ठीक है, और इसको अब हमसे क्या पूछा है कि स्थान ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है, यानी कि ये दोनों बतानी है हमें। ए ये हुआ, यानी कि बी, ए से बी की दूरी बतानी है हमें, और ये क्या बन जाएगा हमारा सी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है कि ए से बी की बतानी है दूरी, तो इसको जो वो हम करेंगे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए और बी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए और सी का, देखो ए और सी जो वो ये गया, यानी कि 3 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से और 1 घंटे तक चला, तो ये 3 का 3 ही रहा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है ना, प्लस करेंगे सी और बी का स्क्वायर, 15, ये 1.5 किलोमीटर चला और किलोमीटर स्पीड थी और 6 घंटे तक चला है, तो यानी कि 15 छिक्के 90, ये 9 हो जाएगा, 9 टोटल। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि सी वी आ गया ये हमारा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81 बनता है, 81 बनता है। जब हम इन दोनों को जो प्लस कर लेंगे तो ये टोटल आता है जो है वो 90। ठीक है ना, अब इसका स्क्वायर निकालना है बाहर, तो इसको जो है वो अंडर रूट में रख देंगे। इसको अंडर रूट में रखने के बाद जो है वो निकल के आएगा 9.48 किलोमीटर जो है वो निकल आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9.48। 9.48 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10। 10 का क्यूब, यानी कि 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। अच्छा, 10 सेंटीमीटर, चेंज बाई इंक्रीजिंग इट्स साइड बाई 1%। देखो इसको इसका भी 1% हम चेंज कर सकते थे, बट हम यहाँ पे किसका करेंगे, 10 का चेंज करेंगे 1%। तो अगर हम देखो 10 का क्यूब कितना हो गया, 10 का क्यूब हो गया 1000। अगर हम इसको 1% से बढ़ा देते हैं, तो 10 को अगर हम 1% से बढ़ाएंगे तो 10% 1 होता है और 1% होता है 0.1। तो इसमें जो होगा हम 10 में क्या ऐड कर लेंगे, 0.1, तो ये आ जाएगा 10.1 आ जाएगा। और अगर हम इसका क्यूब करें तो इसका क्यूब आता है हमारा 1030, 1030.301 आएगा। ठीक है, 1301.30 आएगा। अब जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, हमें क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ क्यूब में, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, देखो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 30.301 हो गया। और किस पे चेंज हुआ, 1000 पे चेंज हुआ। पहले तो 1000 ही था ना, जो कि 10 दे रखा था, बट उसमें 1% की वृद्धि करके बोल रखा था, तो 1% की वृद्धि हमने यहाँ पे की और इसका क्यूब निकाला, तो हमने 30.301 बनता है। इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने, तो 30.301 डिवाइड करेंगे 1000 को। डिवाइड में क्यों लिखा हमने 1000, क्योंकि प्रीवियस को लिखते हैं प्रीवियस, यानी कि जहाँ से जो वो चेंज हुआ, और परसेंटेज में आंसर आ रहा है, तो यानी कि 100 से जो वो डिवाइड कर देंगे इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 3.03 आएगा। ठीक है, जैसे कि देखो 2 जीरो यहाँ से कट गए इसके और 2 ये कट गए, यहाँ पे 1 जीरो बचा, 1 जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नीचे भी 1 जीरो है, तो 3.03 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3.03 यानी कि 3% जो वो ऑप्शन में दे रखा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है हमसे, नंबर सीरीज है यानी कि 2, 10, 30, 68 और उसके बाद बताना है हमें नेक्स्ट जो वो क्या आने वाला है इसमें। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, 1 का स्क्वायर करो यानी 1 का क्यूब करो। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, प्लस 1 करो तो ये आएगा 2। अब यहाँ पे 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 होगा यानी कि 8 होगा। किसका क्यूब किया था हमने, 2 का किया था, तो 2 को ही प्लस कर लो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 10। यहाँ पे कितना किया था हमने, अब करो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तुर का 9 27 होगा, 27 होगा। 3 का क्यूब किया था तो 3 को ही प्लस कर लो तो ये बन जाएगा 30। लॉजिक जो हमारा यही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे हम तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 होता है, 64 में 4 का क्यूब किया था तो 4 को ही प्लस कर लो तो ये बन जाएगा 68। अब यहाँ पे 4 का किया था तो यहाँ पे 5 का करना हुआ हमें क्यूब, 5 चौक 25 पंजे 125, 125 और 5 का क्यूब किया था तो हमने 5 को ही इसमें जो है वो हम प्लस कर लेंगे, तो 5 को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा नेक्स्ट टर्म जो आएगी हमारी 130 जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ए हाउस होल्ड इंकर्ड अ सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑन द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी इन अ गिवन मंथ, इट द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाई 20%। 20% से किसी भी, हमें नहीं पता कमोडिटी की प्राइस कितनी थी, बट हम सपोज करते हैं 100 थी। ठीक है ना, 100 से क्या होगा, डिक्रीज हो गई 20% की, 20% डिक्रीज हो गई एंड इट्स कंजम्पशन ऑफ इंक्रीज बाई 20%, फिर से वो है इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि एक बार घटेगी एक बार बढ़ जाएगी 20% से। तो हमें बताना है नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ एक्सपेंडिचर में। ठीक है ना, तो हमने 100 माना कि पहले हमारे पास हमारी जेब में 100 रुपये थे, उसके बाद डिक्रीज हो गया 20% से, 100 का 20% डिक्रीज हो जाएगा। तो 20% डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा कि 20 डिक्रीज हो जाएगा 100 में से, चूँकि जो 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, तो हमारी जेब में अभी बचे 80 रुपीज़। ठीक है, 80 रुपीज़ बचते। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इंक्रीज होगा 20% से, अब ये 80 जो है वो 20% से जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका 20% कितना होगा, 16 होगा। अब हमारी जेब में 80 तो बचे थे और 16 से इंक्रीज हो गया, 16 से इंक्रीज हो गया तो 16 को हम जो प्लस कर लेंगे, 16 को प्लस किया तो ये आ गया 94। ठीक है ना, 94 आ गया। अब नेट इंक्रीज पूछा, नेट इंक्रीज क्या होगा, जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी हमारी जेब में, स्टार्टिंग में जो पैसे थे, तो स्टार्टिंग में कितना था 100 था और अभी कितना बचा 94, तो कितने का जो है वो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 96 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 96 आएगा। अब ये कितना हो गया 96 और 100 थे हमारे पास पहले, तो कितने का डिफरेंस हो गया, ये आया डिफरेंस ये 4% का, 4 का डिफरेंस आया जो कि नेट इंक्रीज, यानी कि पहले हमारे पास 100 थे, बाद में जो है वो कितने रह गए 96 रह गए। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ACFEGJ और ये दे रखा है, तो इसको हम लिखते हैं वर्टिकल फॉर्म में। देखो ACF, उसके बाद है EG और J, उसके बाद IKNOQ और T। अब देखते हैं क्या सीक्वेंस जो है अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या BCD यानी कि +3 हुआ यहाँ पे, E के बाद IFGH यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से प्लस I के बाद JKL, E के बाद जो I आया और I के बाद जो वो O आ रहा है। ठीक है ना, तो I के बाद O में कितना डिफरेंस है, JKLMN, यानी कि यहाँ पे जो 5 का प्लस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कितने का प्लस हो रहा है। देखो C के बाद G आ रहा है, C के बाद G यानी कि DEF, तो यानी कि +3 का हुआ यहाँ पे भी। G के बाद K, HIJ यहाँ पे भी +3 का हो रहा है और K के बाद जो Q पे आ रहा है, Q K
LMNOP Q, यहाँ पे 5 का आ रहा है। तो हम आगे जो देख देख मतलब लगा ही नहीं रहे कि कितना आना चाहिए, बस हमें पता चल गया कि पहले दो में जो है वो 3 का प्लस हो रहा है और बाद में जो 5 का जो वो यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो अगर हम ऐसे सीक्वेंस यहाँ पे भी लगाने की जो कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा कि अब यहाँ पे देख लो, या ऐसे भी लेके चल सकते हैं इसको, ऐसे भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ऐसे लगाएंगे हम तो यहाँ पे +1 का हुआ, +1 का हुआ, और यहाँ पे अगर हम लगाने की कोशिश करते हैं तो C के बाद DEF +2 का हुआ। जब हम यहाँ पे लेते हैं तो E के बाद EFG +1 का हुआ और यहाँ पे GHIJ यानी कि +2 का हुआ। ऐसे भी सीक्वेंस ले सकते हैं। तो अगर हम ऐसे सीक्वेंस भी लेते हैं तो देखो S के बाद STU +1 का हो रहा है, U के बाद फिर +2 का होना चाहिए, UVWXY, यहाँ पे VWX यानी 3 आ रहा है तो इसको भी काट दो। यहाँ पे UV, यहाँ पे एक कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा तो इसको भी काट दो। देखो R के बाद STUVW, इस ये भी नहीं आएगा। U के बाद VUVW, ठीक है ना। तो एक का यहाँ पे आ गया, W के बाद Z यानी कि यहाँ पे WXYZ, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, जहाँ पे पहले +1 का डिफरेंस आ रहा है उसके बाद जो है वो 2 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं, ऑल फिलोसफर आर फेलिबल, सोक्रेटिस नॉट फेलिबल। अब हमें बताना है कि ये जो वो 2 प्रोपोजिशन दे रखी है और हमें बताना है कि कौन सी प्रोपोजिशन है इसमें से, ठीक है। यानी कॉन्ट्रेरी है, सब कॉन्ट्रेरी है, सब अल्टरनेशन है। अब तो इसको देखो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। एक होता है हमारा ये जेड शेप में बना लेते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसे। इसको बोलते हैं हम ए, इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं ओ, ठीक है ना। तो ये जो होती है हमारी, और इसको कर लो ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये जो बन गई ना ये वाली, यानी कि या तो इसको बोलें या ये हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। और कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ सही होगी तो दूसरी चीज़ गलत होगी। यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये जो वो फॉल्स होगी, ठीक है ना, ये फॉल्स होगी। अगर मान लीजिए ये फॉल्स है, यानी कि अगर ये ट्रू है मानो, तो ये भी फॉल्स होगी। यानी कि एक चीज़ सही होगी तो दूसरी चीज़ जो वो गलत होगी। और इनको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये ऑल वाली स्टेटमेंट होती है हमारी, ये होती है नो वाली स्टेटमेंट, और इसको हम बोलते हैं सम, और इसको हम बोलते हैं सम नॉट, ठीक है। इसको हम सम नॉट बोलते हैं। अब ये तो हो गया। अब इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं हम कॉन्ट्रेरी, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, ये कॉन्ट्रेरी हो गई। और इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी। यहाँ पे दोनों चीज गलत हो सकती है बट दोनों चीज सही नहीं हो सकती, ठीक है। और जब हम सब कॉन्ट्रेरी की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों चीज जो वो सही हो सकती है बट गलत नहीं हो सकती, ठीक है ना। और एक ये वाली बची हमारे पास, इसको बोलते हैं सब अल्टरनेशन, इसको बोलते हैं हम सब अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन बोलते हैं इसको, और इसको भी सब अल्टरनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर ऊपर ट्रू है तो ट्रू सच हमेशा जो नीचे जाता है, तो इसको ऐसे मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर फॉल्स है तो फॉल्स, झूठ हमेशा ऊपर जा रहा है, तो इसको ऐसे लेके चल सकते हैं आप, ठीक है। अब हमसे पूछे ऑल फिलोसफर आज फिजिबल, देखो ऑल वाली स्टेटमेंट दे रखी है हमें, और एक दे रखी है हमें नॉट वाली, एक ऑल वाली दे रखी है और एक नॉट वाली स्टेटमेंट दे रखी है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई, ये हो गई जी सम नॉट वाली, ठीक है ना, क्योंकि नॉट बोल रखा है और इसको हम सोक्रेटिस नॉट फेजिबल है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी क्या, क्योंकि यहाँ पे ऑल की बात हो रही है और ऑल के साथ साथ किसकी बात हो रही है, नॉट की बात, सम नॉट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो है वो ऐसे भी बोल सकते हो इसको, या इसको अगर नो लेके चलोगे तो यानी कि ये ऐसे ही बनेगा, यानी कि ऑल वाली स्टेटमेंट और सम नॉट वाली, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी जो बोलेंगे। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। देखो महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, यानी कि वर्ल्ड की बात हो रही है,
वर्ल्ड की बात हो रही है तो ये एक तरीके से यूनिवर्सल बात हो रही है ना, यूनिवर्सल बात हो रही है तो इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसके भी मैं बता दूं यहाँ पे देखो, एक होता है जैसे कि पार्टिकुलर पॉजिटिव होता है एक, ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। और एक होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ठीक है। और एक होता है पार्टिकुलर नेगेटिव होता है, पार्टिकुलर नेगेटिव होता है। और एक होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो पार्टिकुलर, पार्टिकुलर यानी कि सम पोर्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे सम वाली कंडीशन आएगी, यानी कि सम की बात हो रही है, ठीक है ना, पार्टिकुलर और पॉजिटिव, सम के साथ पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव की बात हो रही है तो यूनिवर्सल यानी कि पूरे यूनिवर्स के बारे में बात होनी चाहिए और वो पॉजिटिव बात होनी चाहिए, ठीक है ना, वहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं यूज किया हुआ होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होगी, जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ पे ये होता है हमारा ऑल, ये होता है नो, इसको बोलते हैं हम सम, और इसको बोलते हैं सम नॉट, ठीक है, इसको सम नॉट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर के साथ पॉजिटिव है, तो पार्टिकुलर पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जहाँ पे यानी कि पॉजिटिव बात हो रही है और उसके साथ पार्टिकुलर यानी कि सम पोर्शन की बात हो रही है। जब हम बात करें यूनिवर्सल अफर्मेटिव की तो यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल ऑल की बात हो रही है, और अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव चाहिए जहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, यानी कि नेगेटिव नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। अच्छा, पार्टिकुलर नेगेटिव की बात करें तो पार्टिकुलर यानी सम को पार्टिकुलर बोलेंगे, और नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि नॉट, तो सम नॉट की जब भी बात होगी तो उसको हम बोलेंगे पार्टिकुलर नेगेटिव। अच्छा, यूनिवर्सल नेगेटिव कब बोलेंगे, यूनिवर्सल यानी कि नो, ये पूरे के पूरे चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि नो, यानी कि यहाँ पे सम की बात नहीं हो रही, और नेगेटिव यानी कि नो है तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसमें जो ये लॉजिक जो अप्लाई होता है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी महात्मा गांधी को जो नेशन से एक तरीके से ओल्ड वर्ल्ड से जो वो कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बचते हैं हमारे जो वो 28 से, 28 से यानी कि 28 से 50 के बीच के बचे, इनको हम जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।